तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का गणित। तो कक्षा 8 के गणित में हमने अभी तक अभ्यास 1A, 1B, 1C तथा 1D कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इससे आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम एक बार इस पहले चैप्टर का शुरू से लेकर लास्ट तक का एक ओवरऑल निचोड़ निकालते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इसमें यही देखते हैं कि इसमें ओवरऑल बात किसके बारे में हो रही है, ये क्या समझाना चाहता है हमें। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। अब इसका नाम है परिमेय संख्या, तो इसमें परिमेय संख्याओं के बारे में बात हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। तो इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? यही तो, एक तो ये बात सीखने को मिलेगी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, गुणा कैसे करते हैं तथा उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। यही बात इसमें दी गई है। ठीक है, तो उसी को आज हम बेसिक से समझेंगे। आज हमने अपनी क्लास बोर्ड पर क्यों नहीं की, वो इसलिए क्योंकि आज की क्लास में समझाने का मेरा पर्पज़ ज़्यादा है, न कि लिखाने का। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ी सी बड़ी क्लास हो सकती है, तो आप धैर्य के साथ देखेंगे, सब समझ आएगा। ठीक है, समझने की तो आप टेंशन लो ही ना, समझाने के लिए तो मैं हूँ। देखो, तो बात करेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ बताया है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैं आपको इसलिए नहीं कुछ लिखा रहा क्योंकि लिखा तो इसमें पहले से ही है, लेकिन आप समझने पर ध्यान दो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक जानते हो आप किसे कहते हैं? तो देखो, पूर्णांक किसे कहते हैं, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी एक। क्या पढ़ी होगी? संख्या रेखा। जैसे मान के चलो आपने ये संख्या रेखा बना ली। ठीक है, संख्या रेखा पर यही ऐसे करके संख्याएं होती हैं बराबर डिस्टेंस पर, जिसे हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक, इधर चलते हैं तो प्लस की मिलती हैं, और जीरो के इस तरफ चलते हैं तो माइनस की मिलती हैं। -1, -2, -3, -4, ये हमारी संख्या रेखा होती है। अच्छा, ये संख्या रेखा का अभी एंड नहीं हुआ, एंड इसका होता ही नहीं। इधर भी आप अनंत तक ले जा सकते हो इसे, और इधर भी आप अनंत तक ले जा सकते हो। 4 के बाद 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, ऐसे चलता रहेगा। इधर -5, -6, -7 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। अब बात करें कि ये परिमेय संख्या में इस पूर्णांक का क्या रोल है। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें। किसे? किसके रूप में? P/Q के रूप में। लेकिन इसने बोला है कि P और P/Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। मतलब इन्हीं में से कुछ होना चाहिए, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली संख्या 0 के बराबर ना हो। तो इसमें से होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 ना हो, ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बात करूं 2/3 परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे हाँ। -3/5 परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे हाँ। लेकिन मैं पूछूं 4/0 परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपने हर में 0 बोल दिया। Q की जगह पर क्या बोल दिया? 0, जो कि इसी के बारे में मना किया गया है। अच्छा, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आई किसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसमें लिख भी रखा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक, अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। क्या? परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग। तो देखो, परिमेय संख्याओं का योग हम निकालेंगे तो देखो, परिमेय संख्याएं आपको ऐसे मिल सकती हैं, या तो ऐसे मिलेंगी कि जिनका हर समान हो। कैसे? कि जिनका हर समान हो। या फिर ऐसे मिलेगी कि उनके हर समान नहीं होंगे।
आपको परिमेय संख्याएं कैसी मिल सकती हैं, आप ही बताओ। चलो सोचो। परिमेय संख्या जैसे मान के चलो आपको या तो ये मिलेगी 2/3, 5/3, 6/3 ऐसे मिल सकती है, या फिर ऐसे मिल सकती है 5/7, 3/9। ये ऐसे परिमेय संख्या मिल सकती हैं। यानी दो ही तरीके से परिमेय संख्या होंगी, या तो उनके हर समान होंगे या उनके हर समान नहीं होंगे। तो हम बात कर लें कि परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याओं का योग निकालें जिनके हर समान हों। क्या हो? हर समान हों। तो पहली बात ये कि हर समान हो, तो उनका योग हम कैसे निकालते हैं? जिनके हर समान हो। तो जिनके हर समान हो, जैसे 2/3, 5/3, जिनके हर समान हो तो उनका योग कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं? हाँ हैं। मैं कहूँ इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग निकालो, तो आप निकालने को कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों के हर कैसे हैं? समान। तो इसके लिए आपकी बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है कि उसे कैसे निकालेंगे। वो फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, आप अपनी किताब एक बार खोल के पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है। समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल यदि आपको निकालना हो, जैसे कि ये दोनों संख्याएं समान हर हैं, इनका योगफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल, परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बट्टे समान हर। यानी वो यह फॉर्मूला है, वो यह कहता है कि यदि आपको समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर होता है परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बट्टे समान हर। जैसे मान के चलो आप यही एग्जांपल ले लो, जैसे 2/3, 5/3। मैं पूछूंगा इनका योगफल कितना होगा। योगफल मतलब इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, तो आपको इसे हल करके बताना है कितना होगा। तो यही फॉर्मूला आप ध्यान रखना कैसे निकालते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल। ऐसा कब करते हैं? जब इनका हर समान हो। अंशों का योगफल यानी 2 + 5 बट्टे समान हर। समान हर कितने हैं? 3। तो इन्हें आप ऐड कर दो, कितने हो गए? 7/3। तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम इससे आगे देखते हैं कि जब इनके हर समान न हो। क्या हो? जब इनके हर समान न हो तब हम क्या करेंगे? हर समान न हो तब हम परिमेय संख्या का योगफल कैसे निकालेंगे? जब उनके हर समान नहीं हैं। तो देखो, हर समान नहीं है इसका मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या है, मान के चलो 3/5, एक है 4/6। अब इनका हमें योगफल निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हर में कितना है? 5, यहाँ कितना है? 6। इनके हर समान नहीं है। अब मैं बात करूँ कि इनका योगफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो फॉर्मूला आप वही ध्यान रखना कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल यदि हमें निकालना हो तो हम निकालते हैं परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बट्टे समान हर। यानी ये आपका मेन फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, योगफल निकालने के लिए। लेकिन जब हर समान नहीं हो तब भी आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। लेकिन कैसे? देखो, समान हर नहीं है तो आप क्या करेंगे? समान हर बनाएंगे। क्या करेंगे? समान हर बनाएंगे। देखो कैसे समान हर बनाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो आप कोशिश करो कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह संख्या समान लिखी हो। कितनी लिखी हो? समान। अब समान संख्या कैसे हो सकती है? तो वो किसी भी संख्या के हर समान करने हों तो हम क्या करते हैं? उन दोनों संख्याओं का हम लेते हैं लासा यानी एलसीएम। तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा?
तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अच्छा एलसीएम लेना जानते हो कि नहीं, ऐसे करके 5 6, 2 से काटो ये कटेगा नहीं, इसे काटो 3 बार, फिर 3 से काटो ये कटेगा नहीं, यहाँ पर 1 बार, फिर 5 से काटो 1 1, ऐसे तो लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 5, तो एलसीएम आ जाए 5 या 15 दूने 30, कितना आया 30। तो इनका एलसीएम जो आए वही हमें हर में बनाना है। तो एलसीएम कितना आया हमारा 30। इसका मतलब ये है कि हर में हमको 30 ही बनाना है। तो बताओ यहाँ 5 है अभी, तो इसमें मैं कितने से गुणा कर दूँ कि 30 हो जाए। तो आप बोलेंगे 6 से गुणा कर दो तभी तो 30 होगा। अच्छा आप सोचेंगे इतनी जल्दी पता कैसे चल गया कि यहाँ पर 6 से गुणा होगा। तो देखो अभी यहाँ पर 5 हैं, तो यहाँ कितना आए कि 30 हो जाए, तो इस 5 का भाग दे दो इस 30 में, पता चल जाएगा। तो 5 का भाग देंगे 30 में 6 आएगा, इसका मतलब ये है कि 6 ही का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम हर में जितनी संख्या से गुणा करेंगे उतनी ही संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे, यानी जो भी छेड़छाड़ हम हर में करेंगे वो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ। अब यहाँ पर 6 है, हमें बनाना है 30, तो बताओ कितने से गुणा करें। तो आप ऐसे सोचोगे तो टाइम लगेगा, मत सोचो। इस 6 का भाग दे दो 30 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 का गुणा कर दो 30 हो जाएगा। देखो 6 पंजे 30। यदि नीचे 5 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। फिर गुणा कर दो 18 बट्टे 30 प्लस 5 चौके 20 बट्टे 30। अब देखो दोनों हर समान हो गए। अब दोनों जगह हर समान हो गए तो फिर वही फॉर्मूला लगा दो। कैसे निकालते हैं योगफल, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर होता है परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल 18 प्लस 20 बट्टे समान हर। इन्हें हम ऐड कर देंगे तो 20 30 38 बट्टे 30। इन्हें हम कैंसिल कर देंगे, किसी से हो रहे हों तो 2 से कट जाएंगे 19 बार, 2 से कट जाएंगे 15 बार, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे हम निकालते हैं योगफल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अभी तक हमने 2 बात कंप्लीट की हैं, एक कि परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, दूसरी बात कि परिमेय संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। लेकिन योग में भी हमने 2 बातें समझी कि योग 2 तरीके से निकालेंगे। यदि या तो 2 बातें होंगी, या तो उनके हर समान होंगे या उनके हर समान नहीं होंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि नहीं होंगे समान हर तो उन्हें हम समान हर बनाएंगे, लेकिन निकालेंगे समान हर बनाकर ही, ठीक है। तो अब तक हमने 2 बातें कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या है इसमें, तीसरी बात यानी पहली ये तो हमारी कंप्लीट हुई। क्या था पहली बात, परिमेय संख्या का योग कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे अंतर भी ऐसे ही निकालते हैं, सेम यही तरीके से, ठीक है। समान हर बनाकर अंतर निकालेंगे। अब हम पढ़ते हैं इनके गुण धर्मों के बारे में। किसके बारे में, गुण धर्मों के बारे में। तो देखो हेड डालेंगे परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। हालांकि कुछ मत लिखो, मैं केवल आपको समझाने के लिए आ जाऊँ, लिखा तो इसमें पहले से ही है, आपको लिखना हो तो अपनी बुक से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो गुणधर्म का मतलब क्या होता है। अच्छा गुणधर्म कहें, प्रगुण कहें, नियम कहें, रूल कहें, ये सब बात एक ही है। आप ऐसा मत सोचना कि प्रगुण मतलब कुछ और होता है, गुणधर्म मतलब कुछ और होता है। गुणधर्म मतलब ये है कि जैसे पहले से ही गणितज्ञ, जो पहले बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ रह चुके हैं अपने यहाँ, वो पहले से ही लिख कर गए हैं कि भाई यदि आपको ऐसी कोई संक्रिया हल करनी हो तो आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो वही है हमारे गुणधर्म, और उन्हीं गुणधर्मों को हम प्रगुण बोलते हैं, ठीक। तो उन प्रगुणों के बारे में आज हम समझते हैं कि प्रगुण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक डेफिनेशन आप शॉर्ट में समझना चाहो तो समझ सकते हैं प्रगुणों के बारे में, कि प्रगुण का अर्थ होता है गुणधर्म या नियम। प्रगुण का अर्थ क्या होता है, गुणधर्म या नियम। यह किसी संख्या या बीजी व्यंजक का वह अंतर गुण होता है जो गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग पर लागू होता है। इसे हमको कहते हैं प्रगुण, ठीक है। प्रगुण किसे कहते हैं, प्रगुण कहते हैं किसी संख्या या बीजी व्यंजक का वह अंतर गुण जो गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग
के तहत उस पर लागू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रगुणों के बारे में। तो पहले आप सबसे पहले देखेंगे ये कि परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, यानी परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो योग के प्रगुण क्या क्या है, कैसे हल करते हैं, देखो आप हेडिंग डाल लेना, परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। नए पेज डाल लेता हूँ। परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। अच्छा, मैं ये कहीं बाहर से नहीं बता रहा, आपके गणित में से ही बता रहा हूँ, कक्षा 8 के में से। ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा है, आप अपनी किताब से एक बार पढ़ लेना तो और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो परमेय संख्याओं के प्रगुणों के बारे में हम देखते हैं कि पहली बात हम कर रहे हैं योग के लिए। तो योग में इसने पहले बोला है कि एक होता है संवरक प्रगुण। क्या होता है? संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है? संवरक प्रगुण, जिसे हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। संवरक प्रगुण या फिर बोलें क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE PROPERTY, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, तो संवरक प्रगुण क्या होता है? देखो, संवरक प्रगुण ये कहता है कि यदि कोई हम दो परमेय संख्याएं लें, मान के चलो एक ले ली हमने दो, एक ले ली हमने 3, फिर हम इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ें तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी एक परमेय संख्या ही होगी। ये कहता है हमारा संवरक प्रगुण। क्या कहता है? यदि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ें तो उनका योगफल भी एक परमेय संख्या होता है। ये कहता है हमारा संवरक प्रगुण। तो क्योंकि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं और रिजल्ट भी हमें परमेय संख्या ही मिल रही है। देखो, ये दोनों परमेय संख्या हैं कि नहीं? हाँ है। इनका रिजल्ट भी परमेय संख्या है, तो ये है हमारा संवरक प्रगुण। अब जोड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि योग की संक्रिया पर, यानी योग कर रहे हैं तो योग की संक्रिया पर संवरक प्रगुण संतुष्ट है, क्योंकि इसे लागू हो रहा है ना, इस पर जोड़ने पर हमें परमेय संख्या मिल रही है। तो परमेय संख्या मिल रही तो हम बोलेंगे कि परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। बताओ, करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। कोई भी दो परमेय संख्या ले लो, आपका जो मन करे। मेरा मन किया -2 लिया, एक लिया 6, और मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आंसर जो आएगा, आंसर कितना आएगा? 4। जो भी आएगा वो एक परमेय संख्या ही होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यही है हमारा संवरक प्रगुण। फिर एक बार समझो, संवरक प्रगुण किसे कहते हैं? संवरक प्रगुण ये कहता है यदि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ें या दो परमेय संख्याओं को घटाएं या दो परमेय संख्याओं को गुणा करें तो जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो परमेय संख्या ही मिलती है। ये है हमारा संवरक प्रगुण। अब उसने बात की है योग की, तो आप इसे योग पर एक बार योग के लिए चेक करेंगे, घटाव के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, क्या इन सब पर ही संवरक प्रगुण लागू होता है कि नहीं? तो देखो, आप एक बात बताओ, आपने दो परमेय संख्याओं पर इनको जोड़ा तो परमेय संख्या मिली, यानी कि योग पर ये लागू हो रहा है। अब मैं मान के चलो दो परमेय संख्या ली 3 और 2, अब मैं घटाव करता हूँ। किसी भी दो परमेय संख्याओं में से यदि मैं घटाव करता हूँ तो भी तो एक परमेय संख्या मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी। तो देखो, इसका मतलब ये है कि परमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया, इसे हम शुद्ध हिंदी में यह भी बोल सकते हैं कि व्यवकलन की संक्रिया, घटाने को व्यवकलन बोलते हैं, कि घटाने की संक्रिया यानी व्यवकलन की संक्रिया किसका पालन करती है? संवरक प्रगुण का पालन करती है। अच्छा, इसमें हम क्या लिखेंगे यदि हमें लिखना हो परमेय संख्याओं में? चलो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया
योग की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम जोड़ की बात करें, योग की बात करें, तो संवरक प्रगुण उसमें लागू होता है। कैसे कि कोई भी आप दो परिमेय संख्या लो, उन्हें जोड़ो तो रिजल्ट भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा, ये पहले से ही तय है। ठीक, तो संवरक प्रगुण हमारा योग की संक्रिया में तो लागू होता है। अब हम देखते हैं घटाने में, यानी कि माइनस में लगता है कि नहीं, तो प्लस में तो लगता है, ये बात तो समझ में आ गई, यानी कि योग में लगता है। अब हम माइनस में चेक करते हैं, तो कोई दो परिमेय संख्या लो, मान के चलो मैंने ली, एक 5 ली, एक 2 ली, दोनों परिमेय संख्या हैं, इन्हें माइनस करो तो क्या परिमेय संख्या नहीं मिल रही? मिल रही है। इसका मतलब यह है कि व्यवकलन में भी परिमेय संख्याओं में संवरक प्रगुण लगता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्याओं में व्यवकलन, घटाने को व्यवकलन बोलते हैं गणित की भाषा में, व्यवकलन की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है, संवरक प्रगुण का पालन करती है। तो ध्यान रखना, आज की जो क्लास है वो आपको समझाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है, न कि आपको ये लिखाने के लिए। आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल और केवल समझना है, अपना दिमाग लगाना है और इस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप यदि ऐसे पढ़ते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ, आपका गणित 100 में 100% होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना ऐसे ही होगा कि आपको पूरा फुल फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि संवरक प्रगुण किसे कहते हैं? संवरक प्रगुण मतलब है कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो परिमेय संख्या मिल रही है कि नहीं, घटाएं तो परिमेय संख्या मिल रही है कि नहीं, गुणा करें तो परिमेय संख्या मिल रही है कि नहीं। मिल रही है तो लागू पालन करती है, और नहीं मिल रही है तो संवरक प्रगुण पालन नहीं करती है। बस इतना लिख देना है। तो यानी घटाने में संवरक प्रगुण लगता है कि नहीं? जी हाँ, लगता है। देखो अभी घटा कर दिखा, परिमेय संख्या मिल रही है, तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्याओं में व्यवकलन की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। अच्छा, कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं आप, ऐसा मत सोचना कि जैसे 5 2 ही। मान के चलो मैंने ली 0 में से 2 घटाओ, कितना बचा? -2। अब बताओ ये -2 है, वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब यह है कि यदि दो परिमेय संख्याओं में से कोई भी एक दूसरे में से घटाएं तो हमें आंसर में जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या में व्यवकलन की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। तो अब हम देखते हैं किस पर? गुणा पर, कि गुणा पर लागू होता है कि नहीं संवरक प्रगुण। तो देखो, हालांकि यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली थी योग पर, लेकिन मैं आपको सभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी दो परिमेय संख्या लो और चेक करो क्या उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें परिमेय संख्या ही मिल रही है। तो मान के चलो आपने दो परिमेय संख्या ली, एक 0 और एक 3, इनका आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 0। बताओ क्या 0 परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, कोई और परिमेय संख्या ले लो, मान के चलो 2 और -1, गुणा करो कितना मिला? -2। -2 भी तो एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि गुणा पर भी ये संक्रिया लागू होती है। तीसरी बात ये लिखेंगे, परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया, यानी गुणा ही तो कर रहे थे, गुणा की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। संवरक प्रगुण का पालन करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है, वो अभी चेक किया है। अब हम बात करें कि गुणा में भी संवरक प्रगुण लगता है, जोड़ में भी लगता है, घटाने में भी लगता है, क्या भाग में लगता है?
अच्छा लगता है चेक करके बता देंगे, लगता है कि नहीं लगता होगा तो हम लिख देंगे हाँ लगता है, नहीं लगता तो नहीं लिख देंगे नहीं लगता है, बस इसमें क्या करना है। बात करें संवर्ग प्रवण भाग में लगता है कि नहीं, जैसे मान के चलो कोई दो परिमेय संख्या लो, ठीक है, और उनका एक भाग करो किसी का भी किसी में, और बताओ कि जो आंसर आएगा क्या वो एक परिमेय संख्या होगी। तो देखो जैसे मान के चलो मैंने एक परिमेय संख्या ली 2 और एक ली 1, और मैं इसका भाग करूं तो मैं आंसर मिलेगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या आ रही है, इसका मतलब ये है कि भाग में भी लग रही है। लेकिन एक बात बताओ, एक संख्या ले लूँ मैं 3 और एक संख्या ले लूँ 0, और मैं बात करूँ कि बताओ 0 को भाग दो 3 में, तो भाग पहली बार तो जाएगा ही नहीं, कि चला जाएगा 3/0। तो जब भी किसी संख्या के नीचे 0 आता है तो उसका भाग हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आंसर आता है अपरिभाषित, कर ही नहीं सकते अपरिभाषित, जो कि ऐसे होता है। तो यहाँ पर नहीं लग रही, बाकी सब जगह लग रही। तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया संवर्ग प्रवण का पालन नहीं करती, यानी भाग की संक्रिया के लिए नहीं लगता है ये संवर्ग प्रवण, और सब में लगता है। लिखेंगे परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया संवर्ग यानी क्लोजर प्रॉपर्टी संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं करती है। अच्छा ये बातें क्यों बताई जा रही पता है, क्या होता है कि पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसी में से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देता है ऐसे ही, बताओ इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, तो ऐसे ही 4 बातें लिख देगा और पूछेगा बताओ कौन सा असत्य है, या फिर बोलेगा कौन सा सत्य है, तो इसमें नहीं की जगह पर हाँ लिख देगा, हाँ की जगह नहीं लिख देगा, ऐसे करके पूछता है आपसे क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा तब और आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये होता है संवर्ग प्रगुण। तो देखो ध्यान रखना, संवर्ग प्रगुण मतलब होता है कि यदि उन्हें जोड़ें तो परिमेय संख्या मिलना चाहिए, घटा करें तो परिमेय संख्या मिलना चाहिए, गुणा करें तो परिमेय संख्या मिलना चाहिए, भाग करें तो परिमेय संख्या मिलना चाहिए। यदि परिमेय संख्या मिल रही है जोड़ घटा गुणा भाग करने पर, तो इसका मतलब ये है कि उनमें संवर्ग प्रगुण लगता है। बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि संवर्ग प्रगुण की बात हो तो इसका मतलब ये है कि जोड़ घटा गुणा भाग करने पर परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या ही मिलनी चाहिए। यदि मिलती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर संवर्ग प्रगुण लागू होता है, यदि नहीं मिलता है तो वहाँ पर संवर्ग प्रगुण लागू नहीं होता है, बस सिंपल सी बात। अब हम दूसरा प्रगुण देखते हैं जिसका नाम है क्रम विनिमय प्रगुण। क्या नाम है? क्रम विनिमय प्रगुण। कहाँ है भाई क्रम विनिमय प्रगुण? इसमें तो मिल भी नहीं रहा, हाँ मिल गया। देखो तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण कैसे कहते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से। क्रम विनिमय प्रगुण अच्छा इंग्लिश में से बोलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण को, क्रम विनिमय प्रगुण क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, PROPERTY, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है देखो, इसे भी समझना, समझ में समाएगा, इस बात की गारंटी है। अच्छा क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब ये था, इसका तो नाम से स्पष्ट है कि क्रम विनिमय मतलब क्रम चेंज करके आंसर वही आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हम दो कोई परिमेय संख्या लें, मान के चलो एक ली A और दूसरी ली B, तो इनका गुणा करें तो जो आंसर आएगा, और फिर इनका क्रम चेंज करके गुणा करें तो जो आंसर आएगा वो दोनों ही आंसर बराबर होंगे, वो होता है क्रम विनिमय प्रगुण। क्या होता है? क्रम विनिमय प्रगुण। आप सोचेंगे कि बात तो हो रही थी कि आप गुणा क्यों कर रहे हो, तो देखो यदि हम दो संख्याओं को ऐसे जोड़ें या फिर इन दो संख्याओं को क्रम चेंज करके जोड़ें
तो दोनों का आंसर समान ही आएगा, वो होता है क्रम विनिमय प्रवण। अच्छा आएगा तो है, तो उसमें लग रहा है क्रम विनिमय प्रवण, नहीं आएगा तो नहीं लग रहा है, बस इतनी सी बात याद रखना। ये नहीं कि आना ही आना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं बात करूं कि व्यवकलन में, जैसे यदि ए में से मैं बी घटाऊं और फिर मैं बी में से ए घटाऊं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर हैं तो क्रम विनिमय लग रहा है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्रम विनिमय प्रवण लागू नहीं होता है, बस इतनी बात लिखनी है। हालांकि ये बराबर नहीं होता है, अभी बताएंगे कैसे। और भाग में यदि ए का भाग दें बी में और फिर बी में भाग दें ए का, तो दोनों आंसर बराबर होंगे, ये भी लागू नहीं होता है। देखो अभी कैसे बताएंगे। अच्छा, क्रम विनिमय प्रवण ये कहता है कि यदि उनके क्रम को चेंज करके वही काम करें तो क्या रिजल्ट में कोई बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है क्रम विनिमय प्रवण लागू होता है। जैसे हमने दो संख्या ली, एक ली 2 एक ली 3 और इनको हमने जोड़ा तो कितना आया 5। फिर हमने इनके क्रम को चेंज करके जोड़ा तो भी आंसर कितना आया 5। यानी कि योग में तो ये क्रम विनिमय लागू हो रहा है। कैसे कि आप चाहे 2 + 3 जोड़ो चाहे 3 + 2 जोड़ो, आंसर सेम रहेगा। आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेना, एनीबडी, जो भी आपका मन करे, ठीक है। लेकिन बात करें घटाव की यानी व्यवकलन की, आपका मन करे वो संख्या लेना। मेरा मन किया कि मैं ले ले रहा हूँ 5, एक ले ले रहा हूँ 3 और मैं घटा के देखता हूँ तो 5 में से 3 गया कितना बचा 2। और अब मैं इनके क्रम चेंज करके घटाता हूँ कि जो बाद में था उसे पहले लेता हूँ 3 और उससे 5 को लेता हूँ बाद में। अब मैं घटाता हूँ, कितने बचेंगे -2। अब तो बराबर नहीं आए। यदि बराबर आता तो मैं कहता कि व्यवकलन में इस क्रम विनिमय प्रवण का प्रयोग लागू होता है, लेकिन यहाँ पर देखो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि माइनस में ये लागू नहीं होता है क्रम विनिमय प्रवण। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो ये इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। यहाँ पर माइनस में लागू नहीं हो रहा है, प्लस में हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें गुणा की। यदि हम कोई दो संख्या लें, मान के चलो 7, एक ली 3, इनके गुणा करें, फिर इनके क्रम चेंज करके गुणा करें, तो बताओ कि आंसर बराबर आ रहा है 7 या 21, 7 या 21। हाँ बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि गुणा में क्रम विनिमय प्रवण लागू होता है। गुणा में क्रम विनिमय प्रवण लागू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बस इतनी सी तो बात है, और इसमें क्या है। अब अगर बात करें भाग की, क्या भाग में लागू होता है? जैसे आप कोई संख्या ले लो, मान के चलो आपने संख्या ली 10/2, कितना आया 5। अब क्रम विनिमय यह कहता है कि इसको क्रम को चेंज करो, जो पीछे है वो आगे करो, जो आगे है उससे पीछे करो, 2/10 करो, और बताओ क्या आंसर बराबर आ रहा है? भाग देंगे तो आंसर बराबर नहीं आ रहा है भाई, 0.2 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रवण लागू नहीं होता है। बस बहुत सिंपल, ध्यान से समझना। अब हम देखते हैं, तो हमने अभी तक 2 प्रवण समझ लिए, एक संवर्ग प्रवण, एक क्रम विनिमय प्रवण। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि संवर्ग प्रवण का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएं तो परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करें तो परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का आपस में भाग करें तो भी परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हम लिख देंगे कि हाँ, इन संक्रियाओं में जोड़ घटाव गुणा भाग में संवर्ग प्रवण लागू होता है। बस इतनी सी बात। अब यहाँ क्रम विनिमय प्रवण में किस किस में लागू होता है तो यहाँ पर लिख देंगे, जिसमें लागू नहीं होता है तो भी यहाँ पर लिख देंगे। तो पहली बात ये प्लस में, तो कैसे लिखेंगे? परिमेय संख्याओं में अब आप ही बताओ, परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, यानी जब मैंने योग किया, योग की संक्रिया क्या क्रम विनिमय का पालन कर रही थी? हाँ कर रही थी। देखो 2 + 3 जोड़े थे 5 आया था, फिर उल्टे करके जोड़े थे तभी 5 आया था। तो लिखेंगे योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है या पालन करती है? क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है।
यहाँ तक बात क्लियर? ठीक। दूसरी बात करें, ये तो हमने योग की संक्रिया के लिए देखा। अब हम बात करें व्यवकलन यानी घटाने की संक्रिया के लिए। तो परिमेय संख्याओं में आज की क्लास जो है ना, वो उन्हीं बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगेगी जो बच्चे अपना बेसिक अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे तो पता है कि ये क्लास कितनी ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। यदि जो समझ रहा है तो आप देखना, उसके क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा सही होंगे। ठीक है, और कोशिश करना समझने की। बहुत अच्छी क्लास है और थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसमें ओवरऑल पूरा चैप्टर के बारे में आपको समझाऊंगा। इसमें परिमेय संख्याओं में व्यवकलन की संक्रिया, व्यवकलन किसे कहते हैं? पहली बात तो ये ध्यान रखना, व्यवकलन मतलब घटाना, घटाव। व्यवकलन की संक्रिया, राइटिंग पर मत जाना भाई, राइटिंग तो ठीक है अपना। व्यवकलन की संक्रिया क्रम विनिमेय प्रगुण का पालन करती है। परिमेय संख्याओं में व्यवकलन की संक्रिया पालन कहाँ करती है? व्यवकलन में कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है बताना। 5 - 3 2 आया था, 3 - 5 -2 आया था, तो पालन नहीं करती है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? नहीं करती है। ठीक, जल्दी पकड़ आया। तो व्यवकलन में पालन नहीं करती है। अब बात करें गुणा की संक्रिया में, क्या क्रम में लगता है? गुणा की संक्रिया में तो देखो, अभी हमने लगा कर देखा था, 7 × 3 किए थे तो 21 आ रहे थे। फिर हमने क्रम चेंज किया था, 3 × 7 किए थे तो भी 21 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि गुणा में तो ये लागू होती है। तो लिखेंगे कैसे? ऐसे ही परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। ठीक, ये कर रही है, का पालन करती है। अब बात करें भाग में, क्या भाग की संक्रिया पर यह पालन करती है कि नहीं? तो देखो, भाग हमने यहाँ चेक किया था, यहाँ आ रहा था 5, यहाँ आ रहा था 0.2, यानी कि इसमें नहीं कर रही। तो कैसे लिखेंगे? परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है। क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है। क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है। देखो, किस किस में नहीं करती है? एक घटाव में और एक भाग में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन, और इसमें पालन नहीं करती है। जोड़ में और गुणा में तो करती है। ठीक है, क्रम विनिमय का, यानी इसका मतलब ये है, यदि हम उनके क्रम चेंज करके जोड़ें तो ये क्रम विनिमय प्रगुण जोड़ में तो लग जाता है, घटाव में नहीं लगता है, गुणा में लग जाता है, भाग में नहीं लगता है क्रम विनिमय प्रगुण। और भी अच्छे से तब समझ आएगा जब इनके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं प्रगुण नंबर 3, जिसका नाम है सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण, क्या नाम है भाई? सहचर प्रगुण। अच्छा, सहचर प्रगुण का है या सहचर प्रगुण का है? दोनों बात एक ही हैं। सहचर प्रगुण, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE
प्रॉपर्टी, PROPERTY, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कैसे काम करेगी। पहली बात तो आप ये एक बात ध्यान रखो कि जो संवर्ग प्रगुण है और क्रम विनिमय प्रगुण है वो तो लगाते हैं हम दो दो संख्याओं पर। कितनी संख्याओं पर? दो दो संख्याओं पर। और सहचर प्रगुण और एक अगला आएगा वितरण प्रगुण, ये दोनों प्रगुण लगते हैं तीन तीन संख्याओं पर। कितनी संख्याओं पर? तीन तीन संख्याओं पर। तो ये सहचर प्रगुण क्या कहता है इसके बारे में समझो। सहचर प्रगुण ये कहता है कि यदि हम तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ें या फिर पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़ें तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान रहता है। इसका मतलब ये है, आप अभी नहीं समझे होंगे, ऐसे समझो। यदि तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में, मान के चलो तीन परिमेय संख्या हैं कोई, एक A, एक B और एक C, ये तीन परिमेय संख्या हैं मान के चलो, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में, इन दोनों के योगफल में, योगफल करो, कर लिया, हो गया योगफल। योगफल में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ें, ठीक। दो परिमेय संख्याओं के योगफल में यदि हम तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ें या फिर अंतिम दो संख्याओं के योगफल में, अंतिम दो संख्या कौन कौन सी होंगी? B + C, इनके योगफल में पहली परिमेय संख्या जोड़ें या फिर पहली परिमेय संख्या में अंतिम दो संख्याओं का योगफल जोड़ें तो दोनों ही स्थितियां समान रहती हैं। यदि समान रहती हैं तो इसका मतलब ये है कि सहचर प्रगुण उसमें लग रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें सहचर प्रगुण नहीं लग रहा है। ये है कंडीशन। इसका मतलब ये है, यदि आप कोई तीन परिमेय संख्या लेंगे तो पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में यदि हम तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ें, पहली दो परिमेय संख्या योगफल में यदि हम तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ें या फिर अंतिम दो परिमेय संख्याओं के योगफल में पहली परिमेय संख्या जोड़ें तो दोनों ही स्थितियां समान रहनी चाहिए। यदि समान हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर सहचर प्रगुण लागू होता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेके समझा दूँ मैं आपको। मान के चलो, अच्छा ये मैंने प्लस लगा दिया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये प्लस की बात हो रही है। यहाँ पर गुणा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, घटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं तो ये बोलेंगे योग की संक्रिया के लिए सहचर प्रगुण पालन करता है या करती है, और गुणा लगा देंगे तो बोलेंगे गुणा की संक्रिया के लिए सहचर प्रगुण पालन होता है, भाग के लिए ऐसे ही व्यवकरण के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने दो तीन परिमेय संख्या ली, 2, 3 और 5, ठीक। और मैं पूछूं कि बताओ इन तीनों परिमेय संख्याओं में क्या सहचर प्रगुण लागू होता है, यानी सहचर प्रगुण पालन करता है कि नहीं, और वो किसके लिए? योग के लिए। तो कैसे बताएंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल करो, शुरू की दो परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या जोड़ो और इसे हल करो। तो हल करना कितना आएगा? 2, 3, 5 + 5 यानी कितना आया? 10। या फिर ऐसा करो कि अंतिम दो परिमेय संख्या जोड़ो, 3 + 5, उसमें पहली परिमेय संख्या जोड़ो 2, क्या बराबर आएगा? 2 + 5 3 8 यानी 10, हाँ बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, क्योंकि योग किया है, योग की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है क्योंकि बराबर आ रहा है। ऐसे ही हम माइनस कर करके देख लेंगे, माइनस करके देख लेंगे, उसमें आ रहा होगा तो लिख देंगे आ रहा है, और नहीं आ रहा तो लिख देंगे नहीं आ रहा है, बस सिंपल सी बात। तो सहचर प्रगुण में हम ऐसे ही बारी बारी से चेक करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताओ कि इन परिमेय संख्या में योग की संक्रिया पर तो लागू हुआ है। लिखो, परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, देखो भाई इस बात का ध्यान रखना, सहचर प्रगुण और वितरण प्रगुण लगाते हैं हम तीन संख्याओं पर, और संवर्ग प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण लगाते हैं हम दो संख्याओं पर, ठीक है। परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया सहचर प्रगुण का यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। सहचर प्रगुण का पालन परिमेय संख्या में योग की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है,
आप सोचेंगे कैसे करती है, तो ये अभी आपको करके दिखाया है कि देखो कोई 3 परिमेय संख्या ली, पहली 2 को जोड़ो उसमें तीसरी को जोड़ो, या फिर अंतिम 2 को जोड़ो फिर उसमें पहली को जोड़ो, तो दोनों ही स्थितियों में आंसर समान आएगा। ये होती है हमारी सहचर प्रगुण। ठीक है, अब हम बात करें द्वारा कि अब बताओ क्या व्यवकलन में सहचर प्रगुण लागू होता है कि नहीं घटाने में, तो उसके लिए भी आप इसे चेक करके देखो। मान के चलो यहीं पर आप माइनस माइनस कर दो, बस यही संख्या ले लो या कुछ भी ले लेना आपका जो मन करे, मैं इन्हीं को ले लेता हूँ। 2 - 3 -5, 2 - 3 -5। अब इसे हल करके देखता हूँ। 2 में से -3 2 में से 3 कितने बचे, -1 -5। 2 -3 में से 5 गए, कितने बचे, -2। ठीक, ये हुआ -6 और 2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हुआ 2, -6 = 4। यानी इधर आ रहा है 6, इधर आ रहा है 4, यानी इसका मतलब ये है कि व्यवकलन में तो ये लागू नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे परिमेय संख्याओं में व्यवकलन की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन नहीं करती है। ठीक, यानी योग में तो करती है, घटाए में नहीं करती है, ठीक। अब हम बात करें इसी तरह से किसके बारे में, अब हम बात कर लें कि जैसे हमने योग पर चेक किया, माइनस पर चेक किया, अब हम गुणा पर चेक करके देख लें क्या उसमें लागू होता है कि नहीं ये रूल। तो गुणा पर कैसे चेक करेंगे, मान के चलो ये हम गुणा पर चेक करते हैं, इन्हीं संख्याओं को ले लेते हैं। 1 है 2, 1 है 3 और 1 है 5। यदि हम पहली 2 संख्याओं में गुणा करें और फिर तीसरी संख्या का गुणा करें, या फिर अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या का गुणा करें, तो क्या आंसर बराबर आएगा, 2 × 3 = 6 × 5, तो इधर आया 30। 2 × 3 = 5 15 और 15 दूनी 30, यानी इसमें तो दोनों साइड बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि गुणा की संक्रिया के लिए सहचर प्रगुण लागू होता है। लिखेंगे परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया, भाई राइटिंग पर ध्यान मत देना, समझने पर ध्यान देना, ठीक है। परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है कि नहीं करती है, तो यहाँ तो करती है, तो लिखो करती है। अच्छा, जब भाग की बात करें तो ऐसे ही भाग में चेक कर लेना, भाग में भी ऐसे चेक कर लेना। आप कोई भी 2 संख्या लें, यहाँ पर मैं भाग लगा देता हूँ लोग, और आप चेक करो। तो बताओ ये हो जाएगा 2/3 भाग 5, ये हो जाएगा 2 भाग 3/5। चेक करो, तो 2/3 इस भाग को गुणा में कर देंगे 5, नहीं अभी 5 है तो 1/5, 1/5 बराबर 2 भाग की जगह गुणा, और ये पलट दो 5/3, तो ये तो होगा 1/5, तो ऊपर हो जाएंगे 2/15, इधर हो जाएंगे 10/3। बताओ क्या बराबर आया, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि भाग में लागू नहीं होता है। तो हम चौथी बात ये लिख दे रहे हैं कि परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन
सहचर प्रगुण का पालन नहीं करती है। ठीक, अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हुई कंप्लीट और यहाँ तक समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब हम इससे आगे देखते हैं। सहचर प्रगुण समझ में आ जाए तो ये तीनों प्रगुण समझ में आ गए, बिल्कुल ठीक। अब हम अगला देखते हैं कि अगला कौन सा प्रगुण है। तो देखो, हमने ये इन्हीं को सब कुछ बता दिया। इसमें योग की संक्रिया भी देख ली, व्यवकरण की, गुणांक की, भाग की, और किसके लिए, सहचर के लिए। ऐसे हमने पीछे देखी थी क्रम विनिमय के लिए चारों संक्रियाएं, ऐसे ही पहले देखी थी हमने संवर्ग के लिए चारों संक्रियाएं। तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना, समझ लेना। इसमें तो अलग अलग दिया आपका गणित में, लेकिन मैंने सभी इकट्ठे बता दिए आपको। अब हम देखते हैं वितरण प्रगुण। किसे देखते हैं, वितरण प्रगुण, कि वितरण प्रगुण किसे कहते हैं या क्या होता है ये वितरण प्रगुण। तो यहाँ पर आप हेड डालेंगे वितरण प्रगुण। ठीक, वितरण प्रगुण, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, यानी वितरण प्रगुण। अब ये वितरण प्रगुण है क्या है, ये भी लगता है तीन संख्याओं पर। ठीक है, लेकिन ये इसके भी दो भाग हैं वितरण प्रगुण के। एक है, अच्छा दो भाग नहीं, ये केवल दो ही बातों पर लगता है, एक योग पर और एक घटाव पर। तो यहाँ पर लिख दे रहा है योग पर लगता है और घटाव पर, गुणा भाग पर ये वितरण नहीं लगता है। योग पर जैसे इसे भी देख लो आप, इसमें भाग पर नहीं लगा है और माइनस पर नहीं लगा है, प्लस और गुणा पर लगा है। तो ये योग और माइनस पर लगता है बस। योग पर गुणा का वितरण प्रगुण, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। दूसरा है घटाव पर गुणा का वितरण प्रगुण। और इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूला आप ये ध्यान रखेंगे। योग पर मतलब ये है कि योग पर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कोई तीन परमी संख्या होंगी, तो उनमें से दो संख्याओं के योग में यदि हम पहली संख्या से गुणा करें या फिर इनको हम अलग अलग गुणा करें, क्या करें, अलग अलग, यानी ए का बी में ए बी प्लस ए का सी में ए सी, क्या ये दोनों बात बराबर आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये है, इसी को हम कहते हैं योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। ठीक, इसका मतलब अब हम देखें घटाव पर गुणा का वितरण नियम। इसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर माइनस कर दो और यहाँ पर एक संख्या लिख दो बराबर ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी। ये है हमारे योग पर गुणा का वितरण नियम और ये है हमारा घटाव पर गुणा का वितरण नियम। मतलब अलग अलग गुणा करते हैं, दूसरी संख्या को पहली से गुणा, फिर तीसरी को पहली से गुणा, अलग अलग। ये है हमारा घटाव पर गुणा का वितरण प्रगुण। ठीक, तो यहाँ तक हमारे ये प्रगुण कंप्लीट हुए। इसके बाद तो नहीं है कोई प्रगुण, इसके बाद कोई नहीं है प्रगुण। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, तो देखो अब यहाँ से प्रगुण हमारे कंप्लीट हुए। यहाँ से हम एक नई चीज़ सीखेंगे, उसका नाम है योग का तत्समक अवयव। क्या, योग का तत्समक अवयव। तो ये क्या चीज़ होती है योग का तत्समक अवयव। देखो, यदि किसी भी पूर्णांक में या किसी संख्या में यदि हम शून्य जोड़ दें, क्या जोड़ दें, शून्य, या फिर शून्य में कोई पूर्णांक जोड़ दें तो योगफल समान आता है। मतलब यहाँ पर लिख ही देते हैं योग का तत्समक प्रगुण।
यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, योग का तत्समक अवयव। इसका मतलब क्या है, यदि हम किसी संख्या में जीरो जोड़ें या जीरो में किसी संख्या को जोड़ें तो वो संख्या समान होती है। जैसे यदि हम ए में जीरो जोड़ दें या फिर जीरो में ए जोड़ दें तो दोनों ही संख्या जो होंगी वो समान होंगी। समझ आ रहे हो? यानी संख्या वही मिलेगी जो जिसमें जोड़ रहे थे। तो इसी प्रगुण के कारण, यानी जीरो में संख्या जोड़ें या संख्या में जीरो जोड़ें वही संख्या रहती है हमारा आंसर। इसी प्रगुण के कारण हम शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अच्छा, आप इस बात को समझे ना हो तो इस बात को आप याद रखना, नोट कर लो। इसी प्रगुण के कारण शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव कहते हैं। इसका मतलब ये है, आप केवल इतनी बात ध्यान रखो, योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे जीरो को। किसे वो कहते हैं? जीरो को। क्यों? क्योंकि जीरो में यदि कोई संख्या जोड़े या संख्या में जीरो जोड़े तो आंसर हमेशा वही संख्या रहती है जिसमें हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रगुण के कारण हम क्या कहेंगे, योग का तत्समक किसे कहेंगे? जीरो को। ठीक, अब हम देख लें। अच्छा, जैसे हम जोड़ने की बात करें ऐसे गुणा के लिए कर सकते हैं कि जीरो ए में यदि हम जीरो से गुणा करें या जीरो में ए से गुणा करें तो हमें हमेशा आंसर जीरो मिलता है। तो वो होता है शून्य से गुणा करने पर तो क्या होता है, वो ऐसे मतलब कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर जोड़ के लिए किया है वैसे ही गुणा के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं गुणा का तत्समक अवयव। क्या? गुणा का तत्समक अवयव। बारी बारी से प्रत्येक पॉइंट पर बात करेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो रह जाए आपको बिना समझाए हुए। गुणा का तत्समक अवयव। तो देखो, गुणा का तत्समक अवयव ये कहता है, यदि हम किसी भी संख्या में एक से गुणा करें, कोई भी संख्या मान के चलो ए, उसमें एक से गुणा करें या फिर एक में उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। गुणनफल हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है जिससे आप कर रहे थे। ठीक है, प्राप्त होगी। ए में एक से गुणा करें या एक में ए से गुणा करें तो यही तो मिलेगा। बिल्कुल, तो यही होता है गुणा का तत्समक अवयव। लेकिन इसी प्रगुण के कारण एक को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में यदि मुझे याद रहा तो, और आपको उसके आंसर कमेंट में देने हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये है कि योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? जीरो को। और गुणा का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? एक को। ठीक, अच्छा, तो यहाँ तक ये बात हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या है, प्रतिलोम के बारे में। थोड़ा सा हम प्रतिलोम के बारे में समझेंगे। प्रतिलोम के बारे में क्या है? प्रतिलोम यानी किसी संख्या का यदि हमें प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिलोम। तो वो कैसे निकालते हैं? तो देखो, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम या फिर बोले इनवर्स। तो प्रतिलोम में भी 2 तरह के प्रतिलोम हैं। एक है योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। एक योगात्मक प्रतिलोम
और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम बारी बारी से दोनों को समझते हैं, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो आप इन्हें याद कैसे रखोगे। तो वैसे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट, कि जब भी आपसे कोई पूछे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप डायरेक्ट उस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा दो और बता दो कि ये होगा। जैसे मैं पूछूं कि बताओ 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोल देंगे -3, और -3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो माइनस और लगा देंगे उसके आगे, तो +3। लेकिन इसका वैसे वास्तविक तरीका क्या होता है, आप उसे लिख लो, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, यानी इसका कोई वास्तविक तरीका पूछे तो आप कैसे बताएंगे, तो आप उसे ही लिख लो। किसी संख्या का वह मान होता है, किसी संख्या का वह मान होता है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है, योगफल 0 प्राप्त होता है। मतलब ये है, जब भी आपसे कोई पूछे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप उसे ऐसे बताएंगे कि उसमें, यानी आपको ऐसे सोचना है कि उसमें क्या जोड़ दें कि योगफल 0 प्राप्त हो जाए। जैसे मैं पूछूंगा बताओ 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप ये बताओ इसमें क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद जो आंसर आए वो 0 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर इस +2 में -2 जोड़ दो तो आंसर हमें 0 मिल जाएगा। तो जो आपने जोड़ा है वही इसका आंसर हो जाएगा। मैं पूछूं 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने क्या जोड़ा था, -2, तो वही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी योगात्मक प्रतिलोम की बात हो, योगात्मक मतलब योग करना है और योग करके लाना है आपको 0, तो उसमें क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए, तो उसका विपरीत जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 0। लेकिन बात करें कि उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने जो जोड़ा है वही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a का योगात्मक प्रतिलोम। तो अब आप ऐसे सोचो कि a में मैं क्या जोड़ दूं कि 0 मिल जाए, तो a अभी प्लस की, इसमें माइनस की, अच्छा इसमें आप जोड़ रहे हो तो जोड़ने की बात हो रही है तो जोड़ का चिन्ह लगा दो, माइनस के a जोड़ दो 0 मिलेगा। देखो प्लस का माइनस में करो माइनस, मिलेगा 0। तो आपने जो जोड़ा है वही आपका आंसर, क्या जोड़ा है माइनस के, तो माइनस के a हो जाएगा। ऐसे ही -a का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर पूछ ही लेता हूँ, -a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -a का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ा -a में कि 0 हो जाए। जोड़ने की बात हो रही है तो जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे, क्या जोड़ें, तो अच्छा इसमें a जोड़ दे रहे हैं, प्लस का a, तो क्या हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा a। अच्छा आपको लिखकर बताना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -a के आगे माइनस लगाएंगे फिर हो जाएगा ये प्लस का a, ठीक। अब हम बात करें गुणात्मक प्रतिलोम की, कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम जैसे हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ें कि योगफल 0 प्राप्त हो जाए, तो ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम में हम ये सोचेंगे इसमें किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए, किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, वह संख्या है जिसे किसी
दी गई संख्या से, जिसे किसी दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा एक प्राप्त होता है। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होते हैं कि में ऐसे सोचो कि हम कितने तो गुणा करें कि गुणनफल एक मिले। जैसे मैं हम जब आते हैं ऐसे में कह सकते हैं, जब बात हम बताएंगे। जैसे मैं पूछूंगा ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखो ए का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो आप ऐसे सोचो ए में किससे गुणा करें कि गुणनफल एक हो जाए। एक लाना है तो ये काट पीट करनी पड़ेगी, तो इसमें क्या करेंगे, इसका उल्टे से गुणा कर दो, ए से कट जाएगा, एक बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 1/a। तो जिससे गुणा किया है वही आंसर, यहाँ पर जिसको जोड़ा था वही आंसर था, तो यहाँ पर जिससे गुणा किया है वही आंसर होगा। तो 1/a से गुणा किया है तो 1/a हो जाएगा। या फिर हम अपनी भाषा में जो बात कह सकते हैं कि उसका उल्टा संख्या का उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है, और उसके लिए योगात्मक के लिए हमने क्या बोला था, संख्या का विपरीत योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम होता है, यानी योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो संख्या का विपरीत कर दो। अगर प्लस की संख्या है तो माइनस बता दो, माइनस संख्या है तो प्लस बता दो। यदि गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो संख्या का उल्टा कर दो। यदि a है तो 1/a, 5 है तो -1/5 कर दो। ऐसे करके हम आंसर बता देंगे योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोनों बातें कंप्लीट हुई। अब आपको एक बात याद रखनी है, इसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे ध्यान रखेंगे और क्या बात है, देखो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इसी बात को मैं पूछ सकता हूँ, आपको कभी भी ध्यान रखना। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यानी शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। आप पूछेंगे कैसे नहीं होता है, तो देखो जैसे मैंने कहा कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने सोचा कि ए में कितने से गुणा कर दूं कि 1 मिल जाए। तो मैं पूछूं शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताओ शून्य में कितने से गुणा कर दें कि 1 हो जाए। तो आप इसे बता ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं बता सकते कि 0 में कितने से गुणा करें कि 1 हो जाए, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं बता सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात इसको भी ध्यान रखना आप कि संख्या x, अगर कोई दूसरी बात क्या है, ये है कि केवल 1 और -1 ही एक और -1 ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, संख्याएं हैं जो स्वयं का या फिर स्वयं